सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं ठीक है, अच्छे हैं, मस्त और स्वस्थ हैं। अपनी पढ़ाई को निरंतर आप लोग जारी रख पा रहे हैं। तो साथियों, अपना भारतीय संविधान की सीरीज चल रही है और भारतीय संविधान की सीरीज में अपन लोगों ने पढ़ा संविधान सभा की बात की कि किस प्रकार से संविधान सभा भारतीय संविधान का निर्माण करती है। उसके बाद में अपन ने भारतीय संविधान की अनुसूचियां पढ़ी और आज से अपन भारतीय संविधान के कंप्लीटली जो 22 भाग हैं उनको शुरू करेंगे और उनमें सबसे पहले भाग संख्या 1 की अपन लोग चर्चा करेंगे। तो क्लास को शुरू करें इससे पहले आप एक बार दबा के शेयर कर दीजिएगा और जो लोग लाइव देख रहे हैं उनको लाइक कर दें और उसके बाद आप क्लास के अंदर जुड़ जाए, कॉपी पेन हाथ में ले लें और सभी चीजें नोट करते हुए चलिएगा। आज अपन चर्चा करेंगे संविधान के अंदर भाग फर्स्ट। तो साथियों गौर करें, जो संविधान में अपना भाग फर्स्ट है, पहली बात तो ये कि इस भाग फर्स्ट में अनुच्छेद कहां से लेके कहां तक शामिल होते हैं। तो मित्रों गौर कीजिएगा, इसमें अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। पहला प्रश्न तो यही खत्म हुआ कि संविधान के भाग प्रथम में अनुच्छेद कहां से लेके कहां तक, तो आपका उत्तर आएगा अनुच्छेद आपका 1 से लेके 4 तक। चाहे अपन अनुच्छेद फर्स्ट की बात करें, चाहे भाग फर्स्ट की बात करें, चाहे अनुसूची की बात करें, यहां एक ही चीज का उल्लेख आता है और वो किसका आता है? संघ एवं राज्य क्षेत्रों का। यानी भाग फर्स्ट में संघ और राज्य क्षेत्र इन सभी का वर्णन है और उनमें भी अलग अलग अनुच्छेद में अलग अलग बातें लिखी गई हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भाग फर्स्ट के अंदर अनुच्छेद फर्स्ट की। यानी ये जो अनुच्छेद 1 है ये क्या कहता है, ये क्या जानकारियां देता है, इसके बारे में अपने को जान लेना है। देखते हैं अपन इसके बारे में कि इसमें क्या क्या जानकारियां हैं और क्या क्या अनुच्छेद 1 के अंदर कहा गया। सबसे पहली बात, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? यानी जब संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे तब उनके सामने दो ऑप्शन है, या तो आप इंडिया शब्द काम में लें या भारत शब्द काम में लें, है ना। तब क्या किया गया, संविधान में दोनों ही शब्दों को काम में ले लिया गया। ध्यान देंगे आप, मैं बताता हूं, महत्वपूर्ण बात है कि संविधान में कहीं भी हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख नहीं है। दो शब्द हैं, या तो संविधान के अंदर शब्द आता है इंडिया या शब्द आता है संविधान में भारत। दो ही शब्द याद रखेंगे, एक तो इंडिया और या फिर आप याद रखेंगे भारत। तो ये अनुच्छेद फर्स्ट क्या कहता है? अनुच्छेद फर्स्ट कहता है इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। यानी इंडिया जिसे आप कहते हैं वो क्या है? अब वो भारत है। यानी दोनों ही चीजें इसमें समाहित होगी। भाग फर्स्ट के अनुच्छेद फर्स्ट में क्या कहा गया? इंडिया दैट इज भारत। यानी जिसे आप इंडिया कह रहे हैं वो भारत है, जिसे आप भारत कह रहे हैं वो इंडिया है। और ये क्या है? तो जैसा कि अपन ने चर्चा की और वापस करें कि भारत राज्यों का एक संघ है। भारत राज्यों का क्या है? एक संघ है। अब मित्रों गौर करेंगे मेरी बात पे, यानी मैंने यहां पे संघ लिखा है। अगर मैं यहां पे ये लिख देता हूं कि भारत है राज्यों का संघ, संघात्मक राज्य, राज्यों का समूह है, तो आपका सही उत्तर क्या बनेगा? भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। यहीं पे मैं लिख देता हूं क्या भारत राज्यों का समूह है? यहां में मैंने लिखा क्या भारत है वो राज्यों का समूह है क्या? तो आपका उत्तर आएगा जी नहीं। यहीं पे मैं लिखता हूं कि क्या भारत है वो संघात्मक राज्य है क्या? तो भी आपका उत्तर आएगा जी नहीं। भारत है क्या? भारत है राज्यों का संघ। अब यहां मैं एक और लिखता हूं, ध्यान देंगे आप, बातों को नोट करते हुए चलिएगा। यानी यहां पे आपको ये बात भी महत्वपूर्ण रूप से नोट कर लेनी है क्या, कि भारतीय संविधान में, यानी मैं यहां लिख देता हूं भारत के संविधान में, भारत के संविधान में, भारत के संविधान में फेडरल जो शब्द है ना, याद रखेंगे, भारत के संविधान में फेडरल शब्द का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। फेडरल शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है, जबकि यूनियन शब्द ही हर जगह काम में आया है। साथियों गौर करेंगे, यानी भारतीय जो संविधान है उस संविधान में फेडरल शब्द कहीं नहीं है, हर जगह आपको कौन सा शब्द देखने को मिलेगा? यूनियन।
दोनों ही शब्द का मतलब क्या है? संघ ही है। लेकिन फेडरल और यूनियन में अंतर क्या है? हालांकि भारतीय संविधान में फेडरल शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी भारत है वो एक फेडरल है। कैसे है समझेंगे अभी अपन। भारतीय संविधान में कहीं फेडरल शब्द नहीं है, जबकि यूनियन शब्द बार बार लिखा गया है। दोनों का मतलब संघ ही होता है, लेकिन दोनों के संघ में फर्क है। क्या फर्क है आप यूं समझिएगा, यानी फेडरल का मतलब है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी राज्य थे तब जाके भारत बना, फेडरल कहता है। जबकि यूनियन के अकॉर्डिंग है कि राज्य ना होंगे तब भी भारत तो रहेगा। यानी भारत राज्यों का संघ है, इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य जब चाहे तब भारत से अलग हो सकते हैं, नहीं, ये कतई नहीं है। भारत राज्यों का संघ है, ये राज्यों का एक जगह होना कोई समझौते का परिणाम नहीं है, जैसा कि अमेरिका में ऐसा है। अमेरिकी संविधान है, अमेरिकी जो आपका लोकतंत्र है वो कैसा? फेडरल है। जबकि भारत कैसा है? भारत यूनियन। यूनियन का मतलब ये कोई समझौते का परिणाम नहीं है। यानी मैं यहां दो चीजें लिखता हूं। भारत के बारे में कहा जाता है, गौर करना और लिख भी लेना, भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत क्या है? भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत के बारे में क्या कहा गया? भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। जबकि यही बात अगर अमेरिका के बारे में कही जाती, यही बात अगर अमेरिका के बारे में कही जाती है, तो अमेरिका के बारे में कही जाती कि अमेरिका अविनाशी राज्यों का, अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अब जरा गौर करना, अविनाश का मतलब जिसका नाश नहीं किया जा सके, जिसको खत्म नहीं किया जा सके। भारत है विनाशी राज्यों का, राज्यों को तोड़ा जा सकता है, राज्यों को विभाजन किया जा सकता है, नए राज्य बना देंगे, दो राज्यों को तोड़ देंगे, और उन विनाशी राज्यों का क्या है? भारत अविनाशी संघ है। यानी भारत एक पुराने समय से एक राष्ट्र की भूमिका में रहा है, जबकि अमेरिका इसमें अविनाशी राज्य है और अविनाशी संघ है। सभी राज्यों से मिलकर संघ बना है। बात तो यहां भी है, लेकिन यहां राज्य विनाशी हैं, जबकि अमेरिका में राज्य क्या है? अविनाशी हैं। इन राज्यों की सहमति से ही सब कुछ होगा, जबकि भारत में राज्यों की सहमति जरूरी नहीं है। सलाह ली जा सकती है, लेकिन सलाह मानने के लिए केंद्र बाध्य नहीं है। जबकि यहां ऐसा है, सलाह मानने के लिए केंद्र बाध्य है। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से केंद्र ने किसी राज्य को बदल दिया, ऐसा नहीं होगा। कहां पे? अमेरिका। जब भीमराव अंबेडकर साहब से एक बात पूछी गई कि आपने अपने संविधान में फेडरल शब्द काम में क्यों नहीं लिया, तब अंबेडकर साहब ने कहा था क्योंकि भारत एक राष्ट्र पुराने समय से है, अभी नहीं है। अमेरिका तो राज्य बनने के बाद में अमेरिका बना है। अमेरिका के राज्य पहले बने, बाद में अमेरिका का संघ बना है। इसलिए अमेरिकी संविधान अविनाशी राज्यों का, सॉरी, अमेरिकी जो संघ है वो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसके बाद दूसरी बात और आती है, भारत के बारे में कहा जा सकता है कि भारत शांति काल में, यानी भारत के बारे में कहा जा सकता है कि भारत शांति काल में, भारत शांति काल में क्या है? शांति काल के अंदर भारत है वो फेडरल है। जबकि आपातकाल में भारत क्या बन जाता है? भारत यूनियन बन जाता है। और मैं यूनियन बार बार क्यों गा रहा हूं? क्या ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा? बिल्कुल आएगा कि भारत शांति काल में फेडरल है, लेकिन आपातकाल में भारत कैसा है? भारत यूनियन। अब बात आती है कि भारत राज्यों का संघ है, तो इस भारतीय क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए जाते हैं? यह भी एक अच्छा प्रश्न बनेगा कि भारतीय क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, भारत राज्यों का संघ है, इसमें क्या क्या चीजें शामिल है। नंबर 1 पे सभी राज्य, नंबर 1 पे इसमें क्या आएंगे? भारतीय क्षेत्र में सभी राज्य आएंगे। नंबर 2 पे क्या आएगा? नंबर 2 पे आएंगे
संघ शासित प्रदेश, सभी संघ शासित क्षेत्र। और नंबर 3 पे जितने भी अधिगृहित क्षेत्र हैं भारत के द्वारा अधिग्रहण किया गया है, वो सारे क्षेत्र किसमें शामिल होंगे? वो भारतीय क्षेत्र में शामिल होंगे। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? काम काम की बातें, इंडिया दैट इज भारत। भारत क्या है? ये राज्यों का संघ है, ये राज्यों का समूह नहीं है। भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहीं उल्लेख नहीं किया गया, जबकि यूनियन शब्द बार बार आया है। भारत के बारे में क्या कहा जाता है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, और अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। शांति काल में भारत फेडरल है, जबकि आपातकाल में ये क्या है? ये यूनियन है। और ये मैंने नहीं कहा, ये कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। साथियों ध्यान देंगे, ये थी अनुच्छेद 1 की बातें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे। शाबाश, है ना? ले सकते हैं, फिर चलते हैं आगे। हाँ भाई, ले पाए? हो गया आप स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं अपन आगे। अब देखिएगा, ये तो अनुच्छेद 1 की बातें थी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है, उनकी भी अपन विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 1 के बाद में मित्रों बात करें अपन अनुच्छेद 2 की। भाई अनुच्छेद 2 है वो क्या कहता है और उसके अंदर किन किन चीजों का जिक्र किया गया है वो देखते हैं। अनुच्छेद 2 में लंबी चौड़ी कोई कहानी नहीं है। अनुच्छेद 2 में एक ही बात आपको याद रखनी। क्या याद रखनी है वो सुनिएगा, पहले समझिएगा फिर लिखते हैं। अनुच्छेद 2 ये कहता है कि भारत की संसद को ही पूर्ण रूप से अधिकार है, यानी भारत की संसद पूर्ण रूप से ऑथोराइज है। अब आप कहेंगे किस काम के लिए ऑथोराइज है? भारत की संसद को यह पूर्णतः अधिकार है कि वो किसी भी नए राज्य की स्थापना कर सकती है, और साथ में कोई भी क्षेत्र है उसको अधिग्रहण करके और भारतीय संघ में मिला सकती है। समझ पा रहे मेरी बात? यानी संसद को पूरा अधिकार रहेगा, उसे जो शर्त अच्छी लगे उन शर्तों के अनुसार। संसद बोले तो केंद्र सरकार, यानी केंद्र सरकार को ये पूर्ण अधिकार है, उसे जो शर्त अच्छी लगे उन शर्तों के आधार पर वो किसी नए राज्य की स्थापना कर सकती है और किसी नए क्षेत्र को भारतीय संघ में मिला सकती है। लेकिन मित्रों, ये वो क्षेत्र नहीं होंगे जो ऑलरेडी भारत के हैं। यानी मैं यूं कह दूं कि नए जो क्षेत्र हैं इनका अधिग्रहण करना और उनमें राज्यों की स्थापना करना, ये अधिकार भारतीय संसद को कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद नंबर 2 देता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। अनुच्छेद नंबर 2 ये अधिकार देता है, ठीक है। अब देखिएगा, बात करते हैं कि अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है, अब वो देख लेते हैं। अनुच्छेद 2 में आपको एक ही बात याद रखनी, सीधा सीधा क्या, कि यह अनुच्छेद लिख लीजिएगा साथ साथ, यह अनुच्छेद संसद को पूर्ण अधिकार देता है कि जो शर्तें उसे अच्छी लगे उनके आधार पर नए राज्य की स्थापना की जा सकती है, एवं नए क्षेत्र को भारतीय संघ में मिलाया या विलय जा सकता है, या अपन यूं कह दें कि विलय किया जा सकता है। मिलाया जा सकता है
या अपन क्या कह दें, विलय किया जा सकता है। ये कौन सा अनुच्छेद अधिकार देता है संसद को? अनुच्छेद नंबर 2। और इसमें मैंने एक बात कही, नोट लगा के आप लिख लें, यह वर्तमान भारतीय क्षेत्र, यह उपलब्ध लिख देता हूं मैं, यह उपलब्ध भारतीय क्षेत्र के लिए नहीं है, यह उपलब्ध भारतीय क्षेत्र के लिए नहीं है। यानी जो ऑलरेडी भारत के पास है उसके लिए ये चीज लागू नहीं हो रही। जो भारत का नहीं है, जो किसी दूसरे के पास है, और अगर उसको लेना है उसे, तब ये काम किया जा सकता है। अब उसमें शर्तें हो सकती हैं, जैसे मान लो कि नल्ला पाकिस्तान ये कल को कहीं खत्म होने के कगार पे आ जाए, या अपन यूं कहें कि साहब पाकिस्तान है, वो अपने 2 क्षेत्र भारत को देना चाहे तो भारत ले सकता है, उनका भारतीय संघ में विलय किया जा सकता है। जो भारत को शर्त अच्छे लगे कि उसको पैसे दिया जाए, आदि आदि जो भी है, उसके आधार पर ही किया जा सकता है। तो ये कौन से अनुच्छेद में बात आती है? तो आप कहेंगे ये बात आती है अनुच्छेद नंबर 2 के अंदर। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे चलेंगे अपन शाबाश। यह अनुच्छेद क्या काम कर रहा है, समझ में आ रही बात? यानी ये संसद को अधिकार दे रहा है कि जो शर्त उसे अच्छे लगे उनके आधार पर नए राज्य की स्थापना की जा सकती है और नए क्षेत्र को भारतीय संघ में मिलाया जा सकता है। चलें आगे चलते हैं। अब भाई साहब बात आती है अनुच्छेद नंबर 3 की, कि अनुच्छेद 3 क्या कहता है और ये हमें क्या क्या जानकारी देगा और इसमें क्या क्या बातें शामिल की जाए। देख लेते हैं अनुच्छेद 3 को भी, कि क्या क्या कहा जा रहा है और क्या क्या जानकारियां दी जा रही। साथियों गौर करेंगे आप, अपन बात कर रहे हैं अनुच्छेद 3 की, कि अनुच्छेद 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 3, अब यहां गौर करेंगे आप, अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण के बारे में, यानी भी अपन ने देखा कि तेलंगाना राज्य बन गया, तेलंगाना से पहले भी काफी राज्य बने, यानी मैं यूं कह सकता हूं अनुच्छेद 3 ये क्या क्या कर सकता है, ये नए राज्य का गठन ये संसद कर सकती है। उसके बाद राज्य का विभाजन ये संसद कर सकती है। राज्य की सीमा में कटौती या बढ़ोतरी, राज्य की सीमा में, राज्य की सीमा को लिख देता हूं, राज्य की सीमा को घटाना या बढ़ाना, ये दोनों काम कर सकती है संसद। उसके बाद राज्य के क्षेत्र में कमी या वृद्धि ये कर सकती है संसद। राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है संसद। यानी ये सारी की सारी बातें, ये सारे के सारे अधिकार किसके पास है? संसद के पास। क्या क्या काम करना है संसद को? नए राज्य का गठन संसद कर सकती है, कोई राज्य बड़ा है उसका विभाजन करके 2 राज्य बना सकती है, या 3 राज्यों से थोड़े थोड़े क्षेत्र लेके भी नया राज्य बनाया जा सकता है। राज्य की सीमा में परिवर्तन हो सकता है, सीमा को घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। किसी भी राज्य के क्षेत्र में कमी की जा सकती है, वृद्धि की जा सकती है। राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी मैं यहां लिख दूं अगर एक बात, कि राजनीतिक मानचित्र का निर्धारण, राजनीतिक मानचित्र, इस राजनीतिक मानचित्र के अगर निर्धारण की बात आती है और फिर आपसे पूछा जाता है कि राजनीतिक मानचित्र का निर्धारण ये करने की पूरी जिम्मेवारी
पूरा का पूरा अधिकार किसके पास है? तो साथियों आपका उत्तर बनेगा ये पूरी जिम्मेदारी, ये पूरा का पूरा अधिकार किसके पास है? तो अपन कहेंगे ये संसद के पास है। किसके पास है साथियों? ये संसद के पास। अब अगली बात फिर आएगी कि संसद जब नए राज्य का गठन करती है तो उस नए राज्य के गठन की प्रक्रिया क्या रहती है? ये भी तो बात है ना भाई, नया राज्य बनेगा, चलो संसद को हमने अधिकार दे दिया कि संसद नए राज्य का गठन कर सकती है, किसी पुराने राज्य को टुकड़ों में बांट के उसके 2 राज्य अधिक बना सकती है, किसी भी राज्य की सीमा को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, किसी भी राज्य के क्षेत्र में कमी या वृद्धि कर सकती है, और राज्य के नाम में भी संसद क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। अब ये बातें तो है, लेकिन वो ये प्रक्रिया जो है नए राज्य के निर्माण की जो प्रक्रिया है, अब वो किस प्रकार चलेगी उसको भी अपन जाने, उससे पहले एक बार आप इसको देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलें भाई आगे। हाँ हाँ भाई चलते हैं। अब देखिएगा मित्रों, इसके बाद आगे चले अपन कि ये तो हो गई बात, अनुच्छेद 3 ही है, लिख देता हूं, वापस लिख दें, कोई नहीं। अब अनुच्छेद 3 में ही नए राज्य का जो गठन है अब वो कैसे होगा और किस प्रकार से एक नया राज्य वो अस्तित्व में आता है, उसकी प्रक्रिया को जाने। साथियों गौर करें, अनुच्छेद 3, और अनुच्छेद 3 में क्या बात है? नए राज्य का गठन। अब ये नए राज्य का गठन कैसे होगा, ये मैंने लगा दिया प्रश्न मार्क। सबसे पहले नए राज्य का गठन जब भी होगा, जहां भी होगा, जिस भी क्षेत्र में होगा, उसके लिए यानी याद रखेंगे, यानी इसके लिए कोई भी विधेयक, इसके लिए कोई भी विधेयक होगा वो क्या होगा? वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, यानी जैसे अपन कहते हैं कि धन विधेयक जो पेश किया जाता है, जानते हैं ना, वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। सेम वही यहां पे है कि नए राज्य के गठन का विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। नंबर 1 बात तो ये। अब साहब ये पेश किया जाता है, फिर आपका मतलब होगा, प्रश्न बनेगा कि कहां पेश किया जाएगा? तो अपन यहां पे कह दें ये किसी भी सदन में, यानी मैं यहां लिख देता हूं ये जो विधेयक है ये किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। कहां पेश किया जाएगा? अनुमति के बाद में किसी भी सदन में पेश किया जाएगा। अब राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? अब राष्ट्रपति महोदय द्वारा ये जो विधेयक है, ये विधेयक प्रभावित होने वाले राज्यों को, प्रभावित होने वाले राज्यों को विचार विमर्श के लिए भेजा जाएगा। यानी जैसे मान लीजिएगा कि विचार विमर्श के लिए भेजा जाएगा कि तेलंगाना किससे बना था? आंध्र प्रदेश से बना था। और जब तेलंगाना बनाया गया तब ये आंध्र प्रदेश की विधानसभा, आंध्र प्रदेश की जो सरकार थी, उसके पास इस प्रस्ताव को, इस विधेयक को भेजा गया। और जब ये प्रस्ताव, ये विधेयक वहां गया तब राज्य विधानमंडल, तब क्या करेगा? राज्य विधानमंडल एक निश्चित समय सीमा में, एक निश्चित समय सीमा में, एक निश्चित समय सीमा में सलाह देगा कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अब फिर एक आपके मन में प्रश्न बनता है, बनना भी चाहिए, कि जो राज्य विधानमंडल ने सलाह दी उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है या नहीं है?
यानी जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना था ना, अब आंध्र प्रदेश विधानमंडल के पास भेजा गया कि इस प्रकार से हम तेलंगाना में इतने जिले वगैरह शामिल करेंगे। ये प्रस्ताव था, ये विधेयक था, ये राष्ट्रपति महोदय के द्वारा भेजा जाता है आंध्र प्रदेश के विधानमंडल के पास। आंध्र प्रदेश के विधानमंडल ने विचार विमर्श करके सलाह भेजी। क्या इस सलाह को अब राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है या नहीं है, ये आपको बताना है। प्रश्न आएगा ऐसा कि क्या राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य है, तो अपन यहां लिख सकते हैं राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए, क्या काम करने के लिए, सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। बस ये बात आपको याद रखनी है कि जब राज्य विधानमंडल ने एक निश्चित समय सीमा में सलाह दी तो क्या राष्ट्रपति सलाह को मानने के लिए बाध्य है? आप कहेंगे बिल्कुल भी राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। चलो ठीक बात है कि राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब जैसे ही ये बात संसद के पास आती है, उसके बाद यहां क्या विशेष बात आपको याद रखनी, अब ये विधेयक, साथियों गौर करना, यानी मैं यहां लिख रहा हूं कि ये विधेयक दोनों सदनों में पास होना चाहिए। अब आपके मन में एक प्रश्न फिर आएगा कि जैसे अपन एक साधारण विधेयक पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, क्या वैसा यहां नहीं किया जा सकता? तो साथियों याद रखना, जब जिस मुद्दे में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ले ली जाती है, लगभग अपवाद हो सकते हैं कहीं ना कहीं, वहां संयुक्त बैठक का कोई उल्लेख नहीं आता। यानी यहां पे मैं कह दूं कि यह विधेयक दोनों सदनों में पास होना चाहिए, लेकिन एक शर्त लिख देता हूं, इसके लिए संयुक्त बैठक, इसके लिए क्या होगा भाई, संयुक्त बैठक नहीं होगी। ये बात आपको याद रख लेनी है। किसके लिए नहीं होगी संयुक्त बैठक? जब नए राज्य के गठन का प्रस्ताव पेश किया गया, विधेयक पेश किया गया, तो उसके लिए कोई भी संयुक्त बैठक का उल्लेख संविधान में नहीं आता है। और जैसे ही पास हो जाएगा विधेयक, उसके बाद नए राज्य का गठन आराम से हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे चलेंगे। शाबाश, चले तो दोनों सदनों में पास होना चाहिए। अपने को याद रखना है संयुक्त बैठक होगी नहीं, और जैसे ही पास करके ये राष्ट्रपति के पास चला जाता है तो राष्ट्रपति अब इसको पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटा सकता है। ये बात भी आपको याद रख लेनी। अब बात आती है अनुच्छेद 4 की। अनुच्छेद 4 में क्या बातें होंगी देख लेते हैं। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 एक बात बोलता है, क्या कि अनुच्छेद 2 में और अनुच्छेद 3 में, क्या अनुच्छेद 2 में और अनुच्छेद 3 में जो कार्य किए जा रहे हैं, क्या उनके लिए संविधान संशोधन की जरूरत है या नहीं है? तो अनुच्छेद 4 कहता है बिल्कुल भी नहीं है। ये एक साधारण विधेयक होगा और साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा पास कर दिया जाएगा। समझ में आ रही बात? यानी अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है ये आपको समझना है। अनुच्छेद 4 इस बात की पुष्टि करता है, क्या अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 एवं 3 में उल्लेखित समस्त प्रक्रियाओं के लिए, उल्लेखित समस्त प्रक्रिया के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं है। संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
यानी अभी अपन ने बात की अनुच्छेद 2 में नए राज्यों को भारतीय संघ में मिलाना, नए राज्य की स्थापना करना। अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्य का गठन करना, सीमा में परिवर्तन करना, नाम में परिवर्तन करना। इन सब कामों के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो संशोधन की आवश्यकता नहीं है तो क्या है? ये संशोधन की आवश्यकता नहीं है, ये काम साधारण विधेयक से, ये काम किससे हो जाएंगे? ये काम साधारण विधेयक से, साधारण बहुमत द्वारा, साधारण विधेयक से साधारण बहुमत द्वारा संसद कर देगी। यानी ये जो काम होंगे ना, ये काम साधारण विधेयक द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा, संसद द्वारा किए जाएंगे। यानी साधारण विधेयक होगा, साधारण बहुमत होगा और इसके द्वारा संसद ये प्रक्रिया कर सकती है, संसद ये प्रक्रिया कर सकती है। ये बात कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये अनुच्छेद 4 कहता है। अब अनुच्छेद नंबर 4 में ये बातें हैं, चलो ठीक बात है। फिर एक बार क्या हुआ, एक विवाद की स्थिति बनी। एक प्रश्न आपके मन में भी आना चाहिए और आया भी होगा कि क्या भारत की केंद्र सरकार, बोले तो हमारी केंद्र सरकार, किसी दूसरे देश को अपना क्षेत्र दे सकती है क्या? अभी तक तो अपन ने लेने ही लेने की बात की है। भाई अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि हम अधिग्रहण कर सकते हैं, विलय कर सकते हैं, नए राज्य की स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद 3 में बात आई कि जो भारत है उसके अंदर राज्यों का परिवर्तन सीमा में, क्षेत्र में, नाम में वो कर सकते हैं। अब सवाल ये बनता है कि क्या हम लोग अपना जो क्षेत्र है भारत का, उस क्षेत्र को किसी पड़ोसी देश को दे सकते हैं या नहीं दे सकते? ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और बताना है। बस थोड़ी देर में हो जाएगी अपनी क्लास पूरी, ध्यान देंगे। अब बात ये आएगी कि साधारण, एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ ले पाए भाई, चले आगे चलते हैं। मैं बात कर रहा था कि क्या हम अपना कोई भी क्षेत्र है अब वो किसी दूसरे देश को दे सकते हैं क्या? तो आपका उत्तर क्या बनेगा, हाँ या नहीं? अब बताइए, हाँ या नहीं? दे सकते, दे तो सकते हैं, लेकिन क्या संविधान में बिना संशोधन किए दे सकते हैं क्या? आइए आप बता दीजिए कि हम अपना कोई भी क्षेत्र है वो संविधान में बिना संशोधन किए हुए दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये आपको बताना है। अब साथियों गौर करना मेरी बात पर। यानी हुआ क्या ना, आप यूं समझिएगा कि यहां पे ये इतना इतना जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है? ये वर्तमान के अंदर तो बांग्लादेश है, जो पहले क्या था, पहले पाकिस्तान था। चलो ठीक बात है। अब 1960 में क्या हुआ, समझिएगा मुद्दे को। 1960 की बातें हैं और 1960 में भारत सरकार बेरूबाड़ी क्षेत्र, जो कहां था, पश्चिम बंगाल में था, ये पश्चिम बंगाल, बेरूबाड़ी क्षेत्र पाकिस्तान को दे रही थी। किसको दे रही थी? पाकिस्तान को दे रही थी। नंबर 1 बात, जब ये बेरूबाड़ी क्षेत्र पाकिस्तान को दे रही थी तो ये मामला कहां गया? ये मामला गया भाई साहब सुप्रीम कोर्ट में। तब सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में एक निर्णय दिया और निर्णय दिया, इस वाद को क्या कहते हैं? इस वाद को कहते हैं बेरूबाड़ी संघवाद। और ये जो बेरूबाड़ी संघवाद था, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने, कि केंद्र सरकार अगर
कोई भूभाग किसी दूसरे देश को देती है तो उसे संविधान में क्या करना पड़ेगा? उसे संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। उसे संविधान में क्या करना पड़ेगा भाई साहब? संशोधन करना पड़ेगा। अभी अपन ने देखा कि नया राज्य बना दो, कोई संशोधन नहीं करना। अभी अपन ने देखा कि नया किसी से ले लो, तब भी कोई संशोधन नहीं करना। लेकिन जब आप किसी क्षेत्र को देंगे ना, तब आपको क्या करना पड़ेगा? तब आपको संशोधन करना पड़ेगा। अब भारत सरकार देना चाहती थी, बेरूबाड़ी संघ कोई बात था, उसको निपटाना चाहती थी, और पाकिस्तान को देना चाहती थी जो वेस्ट बंगाल में था। अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि अगर केंद्र सरकार ऐसा कोई भूभाग देना चाहती है तो उसके लिए उसे संविधान में क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। तब 9वां संशोधन, ध्यान देंगे मेरी बात पर, मैं यहां लिख देता हूं कि 9वां संविधान संशोधन ये किया जाता है, और 90वें संविधान संशोधन द्वारा बेरूबाड़ी जो क्षेत्र था, ये बेरूबाड़ी क्षेत्र किसे दे दिया जाता है? पाक को दे दिया जाता है। जो पाक आज क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। वो ये पूर्वी पाकिस्तान था, वो पश्चिमी पाकिस्तान था। तो 90वें संविधान संशोधन के द्वारा बेरूबाड़ी संघ कहां चला गया? पाकिस्तान में चला गया। फिर आगे जाके 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप केवल सीमा विवाद ही सुलझाना चाहते हैं, मान लो कि आपका इस बांग्लादेश के साथ कोई सीमा विवाद है और इसको आप दोनों देश बैठकर सुलझाना चाहते हैं, तब आप सुलझा लीजिए, तब कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं। लेकिन शर्त एक है कि भारत का इतना साक भी क्षेत्र है, अब वो दूसरे देश के कब्जे में नहीं जाना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? कि अगर आपका इसके साथ कोई विवाद है, सुलझा लीजिए, उसके क्षेत्र को आप ले सकते हैं, लेकिन अगर भारत का इतना सा तनिक भूभाग भी हिला तो उसके लिए आपको संविधान में क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। ऐसा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने कब दिया? ऐसा निर्णय 1969 में दिया। और आपको पता होगा कि बांग्लादेश और भारत, जैसे मान लो कि ये ऐसे कोई क्षेत्र है, अब इधर क्या है? इधर बांग्लादेश है, इधर इंडिया। अब ये दोनों कोई समस्या पैदा करता है, और दोनों में अगर बीच में ऐसे कर दें, ऐसे इधर वाले इधर आ गए, उधर वाले उधर चले गए, ऐसा ही कुछ अपने भारत में किया गया अभी ताजा। और वो बांग्लादेश के साथ जो आपका सीमा विवाद था, क्षेत्र विवाद था, उसके लिए भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? 6वां संविधान संशोधन किया गया था, और उसके द्वारा 111 क्षेत्र थे वो बांग्लादेश को दिए गए, और 51 क्षेत्र वो बांग्लादेश से लिए गए। ये विशेष बात देने वालों के लिए थी, लेने वालों के लिए नहीं थी। इसलिए संविधान में कौन सा संशोधन करना पड़ा? 6वां संविधान संशोधन करना पड़ा। तो ये बातें थी संविधान के भाग फर्स्ट में, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे ढंग से समझ आई होगी। अगर समझ आई तो अब सुन ले, आप इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में, नए नॉलेज के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए लेता हूं अलविदा। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।